हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी, जो कि अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है। उसके जो हमारी बुक है स्पर्श भागे, उसके गद्य खंड का द्वितीय अध्याय अभी तक हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। ध्यान रखिएगा, कोर्स ए और बी ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं। इनमें बुक्स अलग चलती हैं, इनके व्याकरण के टॉपिक अलग हैं, लेखन के कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने ये जो शुरू किया है ये बुक से शुरू किया है। अब इन बुक्स में आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो पहली बुक है स्पर्श भाग 1, इसमें गद्य खंड काव्य खंड दो अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं। गद्य खंड में 5 चैप्टर हैं, काव्य खंड में 5 चैप्टर हैं। तो गद्य खंड का अभी हमने जो किया है वो हमने सेकंड चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। वो था हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो कि बचेंद्री पाल द्वारा लिखित था कि किस तरीके से उन्होंने एवरेस्ट पर फतेह पाई, क्योंकि बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी छुई। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, तो अचीवमेंट करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सिंपल सी एक चीज़ है। तो इन परेशानियों को उन्होंने क्या क्या देखा, कितनी हिम्मत दिखाई, क्या क्या चीज़ें आई, वो सब उन्होंने इस चैप्टर में हमको बताया। इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर कुछ तथ्य यानी कि फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो एज इट इज़ हैं उनको एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेजिनेशन बेस्ड चीज़ नहीं थी, ये फैक्ट्स बेस्ड है। मतलब जो चीज़ें हैं वो सब वास्तविक हैं, तो उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, एज इट इज़ रखनी है। ठीक है, तो वो तो हम पढ़ेंगे। अब ये करने के बाद हमारी जो एनसीईआरटी बुक के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 9th हिंदी कोर्स बी है, स्पर्श भाग 1 है, गद्य खंड है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा, और इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेके आए। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हीं के आज हम सोल्यूशन कराएंगे। अब ये बुक जब हमारी शुरू हो रही है तो प्रश्न अभ्यास में आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास मौखिक प्रश्न आते हैं। मौखिक का मतलब होता है जिनका आंसर आपको ओरली देना है। क्या करना है? ओरली देना है। तो अब बेसिक आपको मैं बता दूं कि ये ओरली देने वाले क्वेश्चंस जो आपके सामने रखे गए हैं, अगर हम इन्हें रिटन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका आंसर भी मैं आपको रिटन में ही देख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मर्ज करके लिए आपसे पूछ लिए जाएं, या अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो आंसर्स में सबके कराऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं मौखिक प्रश्न, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से या 2 पंक्ति में दीजिए। तो 1-2 का पंक्ति का मतलब क्या हो जाता है? 15 से 20 शब्दों में इसका अर्थ आपको आंसर जो है वो देना है। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब सबसे वो उपनेता प्रेमचंद थे, याद आया ना? चलिए देखिए क्या है। अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। अब इसमें मैंने आपको बताया था इस पूरी दल की अध्यक्षता कर रहे थे कर्नल खुरलर। फिर उसके बाद सेकंड पोस्ट पे थे उपनेता जो प्रेमचंद थे, वो थे। तो ये कुछ चीजें जैसे मैंने बताया ना कि कुछ चीजें फैक्ट्स के साथ चल रही, उन्हें आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? पहली बात ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट की चोटी को क्या बोला जाता है? सागर माथा। ठीक है, माथा मतलब होता है सर, और सागर मतलब समुद्र। अब समुद्र का सर कौन से किसको बोला गया? एवरेस्ट को बोला गया है, जो सबसे ऊंची चोटी है। अब लेखिका को ये नाम अच्छा क्यों लगा? रीजन देखिए, सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। समझ में आया? जैसे मैंने बोला समुद्र यानी कि सागर, माथा मतलब सर, यानी कि ये सर। एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है, इसीलिए लेखक को सागर माथा नाम अच्छा लगा। अब ये बात क्यों होती? अब देखिए, पूरी पृथ्वी पर पानी है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, पूरी पृथ्वी में 70% जो है वो पानी है, और फिर उसके बाद कुछ क्या कहते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स में जो उन सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? एवरेस्ट है।
अब यहाँ पर जैसे हमारा शरीर है, अभी शरीर को ले लो, शरीर में सबसे ऊंचा पार्ट क्या होता है? हमारा सर होता है, ये माथा होता है। तो पूरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पार्ट क्या है? एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। तो इसीलिए उसे क्या कहा गया? सागर माथा। पूरी पृथ्वी का माथा यानी कि सर सबसे ऊंचा पार्ट है। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? अब क्या चीज थी जो उनको ध्वज जैसा लगा? वो क्या था? प्लूम। प्लूम जो था ना, उसको बताया गया था। देखिए क्या है, लेखिका को एवरेस्ट पर बर्फ का एक भारी प्लूम जो फूल जैसा दिखता है पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज सा लगा। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब बर्फ पड़ती है और टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है, अब टेम्परेचर तो माइनस में है, एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, तो उसके चलते क्या होता है, अगर नमी का इतना सा भी कण होगा तो वो तुरंत क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी कि वो तुरंत बर्फ में बदल जाता है। अब ये क्रिस्टल्स हवा में उड़ते हैं, अब जाहिर सी बात है उन्हें अगर कहीं पे भी सरफेस मिलता है तो वो चिपक जाते हैं। अब ये प्लूम धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। अब ये अगर उनको दूर से देखो ना, तो वो ना पृथ्वी का पार्ट लगेंगे, ना वो हवा में उड़ते हुए लगेंगे, वो आपको कुछ अलग से ही दिखेंगे। तो वो क्या कहते हैं, जैसे लगता है कि कोई झंडा लहराता है ना, ये हिलता हुआ सा प्रतीत नहीं होगा, लेकिन ये पृथ्वी का पार्ट भी नहीं लगता है, पृथ्वी से जुड़ा भी नहीं लगता, और ये आजाद भी नहीं होता। दूर से देखने में ये एक झंडे के समान लगता है। तो बर्फ का एक भारी प्लूम, मतलब कि बड़े बड़े प्लूम होते, बहुत बड़े बड़े प्लूम का मतलब समझ लीजिए फूल बन जाता है एक पूरा तरीके से, और वो आपको दूर से, मतलब ऐसे समझ लो एक तस्वीर से ऐसा बड़ा सा बनता चला जाएगा, और वही आपका क्या कहलाता है? एक ध्वज सा लहराता हुआ दिखाई देता है। हिमस्खलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन हुआ था ना, तो उसमें कितने? एक की मृत्यु हुई थी, एक की मृत्यु हुई थी और 3-4 लोग घायल हो गए थे। तो देखिए क्या है, हिमस्खलन में 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे, क्योंकि जिस दिन इन लोग वहां पहुंचे थे उन्हें तभी इस चीज की जो है जानकारी मिली थी, है ना। और जैसे ही एक शेरपा कुली की मौत की जानकारी मिली, तो इन सभी का कहीं ना कहीं मोराल डाउन हो गया था। उन्हें लग रहा था अरे शुरू होने से पहले ही ऐसी दुख भरी खबर मिली, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों के मोराल डाउन हो जाते हैं। तो उनके मोराल, तब उसके बाद कर्नल खुल्लन ने उन सभी को जो है क्या कहते हैं, स्पीच दी थी, चीज़ों को उनको जो है उनका प्रेरणा बढ़ाई थी कि नहीं, ये तो एक चक्र है, जब हम कोई काम करते हैं तो कोई दुर्घटना कभी कभी हो जाती है, तो उसके चलते हमें ऐसा नहीं है कि अपने काम को रोक देना चाहिए, क्योंकि जीवन मृत्यु तो एक चक्र है जो किसी के रोके रुक नहीं सकता। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? अब 4 नंबर कैंप कब और कहाँ पर लगाया गया था? तो देखिए क्या है, कैंप 4 7,900 मीटर की ऊंचाई वाले साउथ कोल पर लगाया गया था। अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के साथ हम कोई हेराफेरी नहीं कर सकते, जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें। तो अब देखिए, जो हमारा बेस कैंप होता है वहां से लेकर हमें कहाँ तक जाना होता है? एवरेस्ट तक। तो इसके बीच करीबन 4-5 ऐसे स्टॉप्स होते हैं, क्योंकि एक ही दिन में हम चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, ठीक है, बहुत ऊंचा है भाई, सबसे ऊंचा पर्वत है, तो एक दिन में हम उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तो जगह जगह कैंप्स बनाए जाते हैं, और इन्हीं कैंप्स में जैसे कोई थक जाए या बीमार हो जाए या रात हो जाए तो लोगों को रुकना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बेस कैंप से चले हैं तो से लेकर फर्स्ट कैंप तक हम एक दिन में धीरे 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 यात्रा करेंगे, और रात हम फर्स्ट कैंप में बिताएंगे, फिर सेकेंड कैंप में, फिर थर्ड कैंप में, फिर फोर्थ कैंप में। तो इस तरीके से कई कैंप्स बनाए जाते हैं, कैंप नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो उनमें हमें अपने रुकते हुए चलना होता है। मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए बेस 1 से हम चले, मतलब कैंप नंबर 1 से हम 2 के बीच चले, और उसके बीच रास्ते में कोई व्यक्ति घायल हो गया, तब उसको तुरंत उतार कर बेस नंबर 1 पे लाया जाता है, कैंप नंबर 1 पे लाया जाता है, वहाँ उसका सेवा उपचार कर जाती है और फिर उसे बेस कैंप में पहुँचा दिया जाता है। क्योंकि भाई अगर हम कहीं बीच बीच नहीं रुकेंगे तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, एकदम से तूफान आ जाता है, मौसम बदल जाता है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको अटेंडम वहाँ पर जो है चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, इसलिए कैंप्स लगाए जाते हैं। तो 4 नंबर कैंप साउथ कोल पर लगाया गया था, जो करीबन बेस कैंप्स, मतलब इसकी ऊंचाई 7,900 थी। अब देखिए ये जो ऊंचाई नापी जाती है, मैं आपको बता दूं, हमेशा समुद्र
तल से नापी जाती, मतलब जो समुद्र का स्तर होता है, पानी का जो स्तर होता है ना, वहां से किसी की भी ऊंचाई, अब जैसे आप देखते हो ना कोई जहाज ऊपर उड़ रहा है, आसमान में कोई जहाज उड़ रहा है, तो उस जहाज की हाइट कैसे नापी जाएगी? क्योंकि देखिए अब जहाज मान लीजिए उड़ रहा है, तो इस जगह पृथ्वी नीची है, फिर आगे आएगा तो इधर ऊंची हो जाएगी, फिर इधर नीची हो जाएगी, तो पृथ्वी से ऊंचा क्योंकि पृथ्वी में कहीं पर ऊंचाई है कहीं नीचाई है, सरफेस अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए आप जब कभी भी किसी भी पर्वत की होगी, आसमान में उड़ते किसी जहाज की होगी, उसकी ऊंचाई हमेशा समुद्र स्तर से यानी कि लेवल ऑफ वाटर से नापी जाती है। और ये लेवल ऑफ वाटर किसका? सी का। अब पूरे विश्व में ये लेवल ऑफ वाटर एक ही रहता है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एक लेवल, तभी तो कहते हैं आर्टिक की बर्फ अगर पिघलेगी तो सब पूरे विश्व का समुद्र स्तर बढ़ेगा, क्योंकि पानी अगर उसमें बढ़ाओगे, जब जैसे बाल्टी लेते हो, अब बाल्टी में अगर आप एक गिलास पानी डालोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि एक साइड पानी बढ़ेगा दूसरे साइड नहीं बढ़ेगा, वो क्या है, वो पूरा स्तर में बढ़ेगा। वही चीज यहाँ पर होती है कि अगर आप कहीं पर भी पूरे विश्व में जो ये समुद्र का जो लेवल होता है वो एक ही है, इसीलिए उस एक्यूरेट ऊंचाई को बनाए रखने के लिए हमेशा सी लेवल होता है उसी से ऊंचाई नापी जाती है। तो ये जो 7,900 जो मीटर ऊंचाई ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? ये समुद्र तल से ली गई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? अब जो कि शेरपा मर गया, एक शेरपा मर गए थे, तो उससे क्या हुआ कि सभी जो है वो थोड़ा सा, कहते हैं ना सभी को निराशा हो जाती है, डिप्रेस हो जाते हैं, वैसे वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गए। अब कर्नल खुल्लर तो उस पूरी क्या कहते हैं इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि अगर मेरे पर्वतारोही इस तरीके से निराश हो जाएंगे तो फिर आगे उनके लिए बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन सभी के मोराल्स को अप करने के लिए कर्नल खुल्लर ने क्या क्या चीजें कही, तो देखिए क्या है। पर्वतारोहियों के चेहरे पर मृत्यु के अवसाद मतलब दुख, निराशा को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि भाई हम एक ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम हाइट्स पे जा रहे हैं जहां पर पल पल में, कदम कदम पर जो है वो आपको क्या मिलेगा? कठिनाइयां मिलेंगी, आपको खतरे मिलेंगे। तो इन खतरों में जो है आप अगर मृत्यु हो जाती है तो इसे हमें पूरे सहज भाव से स्वीकारना चाहिए कि ये नेचुरल, इसको लेकर इतना ज़्यादा दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ ऐसा हो कि आपको ऐसी फिर से उनको एक दूसरे व्यक्ति की मरने की खबर बाद में मिलती है ना, वो क्या रहता है, वो सहायक जो है बावर्ची रहता है, यानी कि जो उनके हेल्पर होते हैं, कुक के जो हेल्पर होते हैं, उसमें एक की मृत्यु होती है। वो मृत्यु क्यों होती है? वो वेदर चेंज की वजह से, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो उसके चेंज हुए उसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है। तो इस तरीके से कुछ लोगों का शरीर उन्हें अलाउ करता है, कुछ लोगों के शरीर अलाउ नहीं करते हैं, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो है कर्नल खुल्लर ने बताया कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, आप इसे स्वीकारते हुए आगे बढ़िए, इससे निराश होने की, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई थी? वो क्या था? वातावरण का जो बदलाव था, इसके कारण हुआ था रसोई सहायक की। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, जलवायु अनुकूल नहीं होने। अब मान लीजिए वो व्यक्ति कहाँ से आया था, तो इसका तो वहां पर नहीं दिया गया था विवरण। हो सकता है वो किसी मैदानी इलाके से आया हो जहां पर जो है वो इतना ज्यादा स्वच्छ वातावरण ना हो, इतनी ठंडक ना हो। अब वो व्यक्ति वहाँ आया, वहाँ ठंडक भी थी, स्वच्छ वातावरण भी था, और साथ ही साथ क्या हुआ कि उसको हो सकता है कोई परेशानी हो, कुछ भी हो। तो जब हम कहते हैं ना, जब इन वेदर एनवायरनमेंट से हम जब हैबिचुअल नहीं हो पाते तो अक्सर जो है परेशानियां बढ़ती हैं, वही हुआ उसके साथ में। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने क्या बताया था कि भाई ये हमारी पहली यात्रा है, मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ, लेकिन ये मेरी पहली पर्वतारोहण यात्रा है। तो देखिए क्या है, लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया है और यह एवरेस्ट अभियान उसका पहला प्रयास है। अब
ऐसा हुआ कि एवरेस्ट चढ़ना, भाई एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2-2 3-3 बार एवरेस्ट चढ़ते हैं, तब कहीं वो जाकर माउंट एवरेस्ट पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन मैं बता रही हूँ, ऐसा होता है। तो वही चीज़ लेखिका ने बोली कि भाई मैं पर्वत चढ़ने के मामले में बिल्कुल नौसिखिया हूँ, और ये तो उनको पता था कि भाई वो एक पहाड़ी लड़की है, तो नौसिखिया है, और ये मेरी पहली प्रयास है, हो सकता है इसमें मैं पूरा ना हो पाऊँ, मुझे फिर से दोबारा आना पड़े। तो बचेंद्री पाल पहले प्रयास में ही जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी, ये एक फैक्ट है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी थी? जब लेखिका माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई, उसकी चोटी पर खड़ी थी, तब कर्नल खुल्लर ने क्या कहकर उनको बधाई दी थी, है ना? तो वो उन्हीं के शब्द आपको पूरे लिखने। देखिए क्या है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। यानी क्यों? देखिए, हम अगर कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, सिंपल सी एक चीज़ है, हमारी लाइफ का बेस हमारे पेरेंट्स रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, हालातों से लड़ना सिखाया है, सब चीज़ें हैं। तो हमारी सफलता या का श्रेय सिर्फ हम पर नहीं जाता। हम अगर कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसका 50% श्रेय हमारे पेरेंट्स को जाता है। फिर उसके बाद बचे हुए 50% में उनका श्रेय जाता है जिन्होंने इस काम के लिए हमें सपोर्ट किया है। तो मतलब हम अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ 1/4% ही ले सकते हैं। तो ये चीज सही बात है कि कर्नल खुल्लर ने उनको बधाई ना देकर, किसको? बचेंद्री पाल को बधाई ना देकर क्या कहा कि इसका पूरा श्रेय जो है वो किस पे जा रहा है? वो उनके माता पिता पर जाता है, क्योंकि माता पिता ने वाकई इसके लिए उनको इतना अच्छा प्रिपेयर किया है कि वो आगे इस मुकाम पर पहुंच पाई। चलिए, तो अभी 9 प्रश्न हमने देखे, वो हमारे मौखिक प्रश्न थे जिन्हें आप ओरली करना था, बुक में दिया था, लेकिन इसे आप अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न समझ सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने लिखित प्रश्नों पे, यानी कि लिटरली जिनके आपको लिखकर आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब कुछ चीज़ों के लिए जरा थोड़ा सा आप दिमाग अपना सेटअप करते हुए चलिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका क्या है, वो है 10th, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जैसे पहला प्रश्न हमारे पास में आया जिसमें हमने देखा कि हमें 1-2 पंक्ति में प्रश्न उत्तर देने थे, तो वो हमारा अति लघु था। 1-2 पंक्ति का मतलब 1 या 2 लाइन में। तो उसका मैक्सिमम आंसर आप कितने वर्ड्स में लिख सकते हो? देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में वर्ड लिमिट बहुत मायने रखती है। मैं हिंदी की बात करूं तो विद इन वर्ड लिमिट ही काम करना है, क्योंकि पूरे पेपर में आपको ये वर्ड लिमिट के अंदर आपको बांध के रखा जाएगा, और जहां वर्ड लिमिट नहीं दी है वहां क्वेश्चन के नंबर्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस में आपको नंबर्स दिए रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस में नंबर्स नहीं दिए, मार्क्स नहीं दिए रहेंगे आपको। जैसे मान लीजिए अगर 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपको क्वेश्चन लिख दिया, जैसे नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। अब इसके लिए आपको मिल रहा है कितना? 1 नंबर। तो अब 1 नंबर मिल रहा है, इसमें ये नहीं लिखा गया कि आपको आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है। अगर 1 नंबर का आंसर है आपको लिखना है, क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो उसका आंसर आप मान के चलो कि आपको 15 to 20 वर्ड्स के अंदर ये काम करना है। ये कितने शब्द सीमा होगी आपकी? ये कुछ चीजें आपके लिए पता होनी चाहिए बेटा, नहीं तो ये आपके ये क्या हो जाएंगे? आपके मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि नंबर। फिर अब ये आते किस कैटेगरी में? ये अगर आएंगे आपके किसके? अति लघु उत्तरीय में। किस में आएंगे? अति लघु उत्तरीय। ठीक है, वेरी शॉर्ट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का आंसर दिया है, 2 मार्क्स का, जो आपकी क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का दिया हुआ है, तो उसका आंसर आपको कितना लिखना है? वो आपको लिखना है 25 to 30 वर्ड्स का। ठीक है, कितना लिखना है? 25 to 30 वर्ड्स का। ये रहेगा आपका 25 to 30 वर्ड्स का। ठीक है, जो आपका कहलाएगा
लघु उत्तरीय। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 3 मार्क्स का, जो कि आपकी दूसरी बुक है। कौन सी? संचयन से प्रश्न आएंगे। वो कितने रहेंगे? 3 मार्क्स का आंसर आपको लिखना होता है 50 to 60 वर्ड्स के बीच में। कितना? 50 to 60 वर्ड, जो आपके होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय। बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा मार्क्स के आपके पास नहीं आएंगे। उसके बाद आपको लेखन में आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का लेखन में जो आएगा आपका अनुच्छेद आएगा, तो वो आपको 120 वर्ड्स तक 120 शब्दों में आंसर देना होगा। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि अगर कहीं मार्क्स दिए हैं तो आपको इतने वर्ड्स का लिखना है। अगर आपको सिर्फ नंबर्स वर्ड्स के शब्द सीमा दी हुई है तो याद रखना वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो हमेशा अपने दिमाग को सेटल डाउन करके चलना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अंदर कितनी वर्ड लिमिट में हमें लिखना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आगे मैं बता देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, क्वेश्चन आपको 25 to 30 वर्ड्स पूछा गया, तो यानी कि ये कितने का है? 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, है नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा अनुभव हुआ। अब लेखिका ने सबसे पहले एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? नमचे बाजार से देखा था। फिर उसके बाद वो बेस कैंप आई, वहां बहुत नजदीक से इन्होंने एवरेस्ट को देखा। तो लेखिका ने उसके बारे में क्या लिखा है? नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर खड़ी रह गई। यानी कि हम कहते हैं ना, एकदम अरे आश्चर्य हो गया, ऐसा होता है, तो वो आश्चर्य वाला भाव था। और एवरेस्ट लेहोत्से और नुत्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रहती है। तो अब क्या कह रही है? एवरेस्ट को 2 नदियां, लोहत्से और नुहेत्से की ऊंचाइयों से घिरी नदियां निहारती रहती हैं। तो उनके तलहटी में जो नदियां बह रही हैं वो उसको उस तरीके से देख रही हैं। तो इस तरीके से लिखें, क्योंकि भाई हमें ये तो पता है कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन उसे एक बार में पूरा देखना तो आसान नहीं है। लेकिन वो इतना बृहत है, इतना बड़ा है कि उसको देखने के लिए उसके नजदीक जब भी आप कभी जाओगे, कभी आपको मौका मिले, तो आप वाकई इस चीज को महसूस करोगे कि वो बहुत ऊंचा पर्वत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। अब उनके ट्रिप में ही थी डॉक्टर मीनू मेहता, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। क्योंकि भाई देखिए, वो बचेंद्री पाल जिस ग्रुप के साथ वहां पर आई थी, उससे पहले एक दल ऊपर भेजा जा चुका था। तो उस ग्रुप का काम क्या था? रास्ते में से बर्फ हटानी, झंडियां लगाना, रस्सियां बांधना, अस्थायी पुल बनाना, बहुत सारे काम थे। तो इन्हीं सब की जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने दी थी। क्या कह रही थी? डॉक्टर मीनू मेहता ने अस्थायी पुलों को बनाने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अभियांत्रिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि भाई आपके लिए ये सारे ऊपर प्रबंध किए तो गए हैं, लेकिन अब चूंकि मौसम बदल जाता है, तो जो प्रबंध है वो खत्म हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप इन सारी चीजों को कैसे करोगे? अस्थायी पुल कैसे बनाओगे, लट्ठे किस तरीके से गाड़ोगे, रस्सियां किस तरीके से बांधोगे, झंडियां किस तरीके से बांधोगे, आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने पूरे ट्रिप को दी थी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? अब तेंजिंग ने अपना परिचय तो दे दिया था, लेखिका ने अपना परिचय तेंजिंग को दिया था ना कि भाई मैं नौसिखिया हूं और ये मेरी पहला प्रयास है। तो अब इसके बदले में तेंजिंग ने उनकी बड़ाई करते हुए क्या कहा था? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं और उस काम से संबंधित कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति हमारे सामने है, तो हमारे बात करने के तरीके, देखने, इन सारी चीज़ों से वो व्यक्ति एक्सपीरियंस कर लेता है कि हम ये काम को आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से उस व्यक्ति को इसकी पूरी जानकारी हो जाती। तो तेंजिन काफ़ी अनुभवी थे, तो उन्हें ये पता था कि जो बचेंद्री पाल हैं वो एक पर्वतीय लड़की हैं,
शुरू से पहाड़ों पर रही हैं, उतरना चढ़ना जानती हैं, मजबूत हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम कहते हैं ना बचपन से अगर वो चीज़ कर रही हैं तो उसके बारे में उनको काफ़ी अनुभव है, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंट है और उन्हें ये यकीन था तेंजिन को कि बचेंद्री पाल एक ही बार में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाएंगी, और ये बिल्कुल सही भी हुआ। वो पहले प्रयास में ही ऊपर पहुंच गई थी। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? अब अकेले तो चढ़ना नहीं होता, तो जब जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनमें कई सारे लोग होते हैं। अब उस ग्रुप में क्या था देखिए, लेखिका को जय, मीनू तथा की के साथ चढ़ाई करनी थी, क्योंकि अभियान दल में ये तीनों की यात्रा के साथी थे। अब देखिए, बचेंद्री नौसिखिए थी, बचेंद्री थी, उनके साथ जय, मीनू और की, तो ये 3 लोग, तो मतलब 3 जो लोग थे उन्हें इस चढ़ाई को करना था। इसके अलावा हर ट्रुप में शेरपा दिए गए थे। अब शेरपा क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि भाई देखिए, जब चढ़ाई चढ़नी होती है तो बहुत सारा सामान भी होता है। ऐसा नहीं है कि यात्रियों की पीठ पे सामान नहीं होता। शेरपा कुछ एडिशनल सामान लेकर चढ़ते हैं, क्योंकि भाई एक तो ऊंचाई है, ऑक्सीजन की कमी है, और जितने भी शेरपा होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो सारा सामान लेकर भी चढ़ते हैं। तो ये 3 तो थे ही थे, इसके अलावा और भी जो शेरपा लोग थे। टोटल मिलाकर बचेंद्री को मिलाकर 4 यात्री थे जो सहयात्री थे, जिन्हें चढ़ाई करनी थी। उसके अलावा शेरपा भी थे। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग कौन थे? वो भी एक शेरपा ही थे। अब तंबू में जब हिमस्खलन हो गया था, बर्फ आ गई थी, तो वो किस तरीके से उन्होंने साफ किया था? लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ कर दिया था। अब पूरा का पूरा एक जो बर्फ होती है वो उनके तंबू में गिर गई थी। लेखिका उसके नीचे दब गई थी, लेकिन वो अपने तंबू के अंदर थी। तो लोब्सांग ने क्या किया? तंबू को अपनी स्विस छुरी से काटा और रास्ता साफ किया। उसने बड़े बड़े हिमखंडों को काटकर जमी हुई कड़ी बर्फ की खुदाई की तथा लेखिका की जान बचाई। जब हम बर्फ के नीचे दब जाते हैं तो सबसे पहला हार्डर होता है कि अपने टेंट के अंदर से, तो टेंट को काटा। अब काटने के बाद भी सामने रास्ता साफ नहीं है, पूरा बर्फ गिरी हुई है उस पे। अब बर्फ के हिमखंड थे, यानी कि भुरभुजी सी बर्फ हो तो हम हाथ से खोद के निकाल दें, नहीं। अब चूंकि हिमखंड ही ऊपर से गिरा था, ग्लेशियर से गिरा था, तो उस कंडीशन में वो बर्फ जो है वो जमी हुई थी, सॉलिड पत्थर की तरह थी। तो उसने छुरी से उन हिमखंडों को काटना शुरू किया और लेखिका को साथ लेते हुए उस बर्फ के अंदर से बाहर आ सका और लेखिका की जान बचाई। प्रश्न संख्या 6 है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करी? अब आपको पता है कि साउथ कोल पे चौथा कैंप लगा था, जो कि करीबन 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। ठीक है, ये हम सभी को पता है। अब जब साउथ कोल कैंप में लेखिका पहुंच गई तो अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई थी, क्योंकि अब उसके बाद ये लोग शिखर पर पहुंच जाते। तो उसकी तैयारी लेखिका ने किस तरीके से शुरू करी? जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए, क्योंकि अब देखिए 7,900 मीटर की ऊंचाई अपने आप में बहुत ऊंची होती है। अब उन्हें उसके ऊपर ऊंचाई थी। अब उस ऊंचाई को महत्वपूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बाद आपको शिखर पर पहुंचना था। अब शिखर पर पहुंचने से पहले शायद एक कैंप और था, तो वहां तक इनको पहुंचना था। अब चूंकि ऊंचाई बड़ी है, वेदर कंडीशन एक्सट्रीम होंगे, हाइट बहुत होगी, तो इसलिए वहां की तैयारी अपने आप, क्योंकि अब ऑक्सीजन, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर है। अब ऊपर ठंड ज्यादा है तो भाई गैस की जरूरत पड़ेगी, चाहे पानी भी पीना हो तो उन्हें बर्फ पिघलानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर आपको कहीं पर भी आपको लिक्विड तो मिलना ही नहीं। तो वो उसमें क्या होगा, आपको बर्फ पिघलाकर गैस में गर्म करके पानी पीने को मिलेगा। कुछ खाना है तो भी आपको गैस की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसके अलावा खाने की कुछ सामान, क्योंकि खाना वो नहीं है कि हम सब्जी दाल चावल लेकर जाएं, वहां पर पैकेट्स फूड्स जाते हैं जिन्हें हमें गर्म पानी में रखना पड़ता है और वही हम खा सकते हैं। तो अब तो बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई, पहले ये एक बेसिक चीज हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये कुछ तैयारियां थी जो ऊपर अपने आप को सरवाइव करने के लिए, खाना, पानी
और गर्म करने के लिए, और अपनी अब भाई सबसे पहले ऑक्सीजन है, फिर खाना पानी है, ये बेसिक नीड्स की चीजों को लेके खाने इकट्ठा करा और अगले दिन की तैयारी के लिए वो तैयार हो गई, चढ़ाई के लिए तैयार हो गई। अब हम आ जाते हैं खा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम जब 15 से 20 शब्दों के बीच लिख रहे हैं तो वो हमारे वेरी शॉर्ट हैं, 25 से 30 लिख रहे हैं तो वो हमारे शॉर्ट हैं। अब हमारे पास क्या आया आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो अब 50 से 60 शब्दों के बीच अगर आप उत्तर दे रहे हो तो ये आंसर कितने के हुए, ये दीर्घ उत्तरीय हुए, लॉन्ग क्वेश्चन हुए ना। तो अब इन सभी के आंसर आपको कितने देने, 50 से 60 शब्दों। अब आप में से बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे मैम जरूरी है 60 शब्दों तक दें? बेटा कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन का आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देखोगे, कोई भी पेपर उठा के देखो, लास्ट ईयर का देखो, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को दिया ही इसलिए गया है क्योंकि मैं हार्डली उसको कंपलसरी फॉलो करना है, जिसमें ये वर्ड लिमिट जरूरी होती है। क्योंकि अगर आप बियॉन्ड द वर्ड लिमिट लिखते हो या अंडर द वर्ड लिमिट्स लिखते हो तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो तुरंत मिनटों में आपको पकड़ लेगा कि आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है। तो आपकी छवि ऑटोमेटिकली उस एग्जामिनर के सामने कुछ गलत बन जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी कॉपी चेकिंग पे आएगा। तो जो चीज जैसी लिखी है आपको वैसे ही करना है। अब ये वर्ड लिमिट्स कैसे काउंट करी जाती है, हर आंसर का आप वर्ड लिमिट काउंट नहीं करने बैठ सकते हो। ये सारी चीज़ों को लेकर मैं जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी एग्जाम के दौरान, ताकि आप समझ सको कि हम विद इन वर्ड लिमिट किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास जो खा आया है उसमें आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर लॉन्ग में देने हैं, यानी कि 50 से 60 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? अब उपनेता प्रेमचंद ने सबसे पहले वाले ग्रुप के साथ वो ऊपर गए, वहां पे सारे कैंप्स की प्रबंधन किया, वहां पर उन रास्तों में रस्सियां बांधी, झंडियां बांधी, सारी चीजें जो अस्थायी पुल थे उनको बनाया, सारी चीजें उन्होंने बताई करी थी, है ना। तो अब उसको देखिए, उन्होंने उनकी सारी स्थितियां भी, भाई ऊपर स्थितियां बदलती हैं तो सबको इस बारे में जानकारी देनी कि भाई हमने इतना प्रबंध तो कर दिया है, लेकिन हो सकता है स्थितियां बदले तो वो सारे प्रबंध बेकार भी हो जाए, तो आपको उन्हें फिर से सही करना होगा, है ना। उपनेता प्रेमचंद ने पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से लेखिका एवं अन्य लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर था तक का मार्ग साफ कर दिया है। तो खुम्बु हिमपात एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत, जिसे हम डेंजर इलाका कहते हैं, तो उसके ऊपर तक का इन्होंने रास्ता साफ कर दिया जो करीबन 6000 मीटर पे था। वहां पर कैंप 1 लगाया गया था जो हिमपात से ठीक ऊपर था, खुम्बु हिमपात के ठीक ऊपर था, तक का मार्ग साफ कर दिया। साथ ही पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। मतलब आप लोग चढ़ें उससे पहले हमने रास्ते में देख लिया है कि क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं, और हमने सारे खतरों से अवगत करा के और आपके लिए जो बेस्ट प्रबंध कर सकते थे ऊपर, अभी तक हम वो सारे प्रबंध कर चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। अब क्या होता है कि भाई हिमालय जो एवरेस्ट है उसके आसपास से ग्लेशियर भी बहते रहते हैं। अब ये बर्फ की नदी होती है क्योंकि ये हमेशा चलती रहती है। अब पानी क्या, अगर नदियां आप देखिए तो नदी में तो पानी आता है, लेकिन ग्लेशियर में सॉलिड बर्फ होती है, पत्थर की तरह बर्फ होती है जो लगातार खिसकती रहती है। जैसे नदी होती है बहती है ना, वैसी वो, मगर उतनी तेजी से नहीं, धीमे धीमे खिसकती है। तो अब जब वो खिसकती है तो वो बर्फ आपस में रगड़ती है तो टूटती है तो गिरती है। तो ये आपको अभी ध्यान रखना होगा कि इस तरह के ग्लेशियर अभी वहां पर एक्टिव हैं और उनमें से अभी भी बर्फ गिर रही है। और गर्मियों के मौसम में चूंकि बर्फ थोड़ी सी ढीली हो जाती है तो ये प्रक्रिया कुछ ज्यादा तेजी से होने लगती है, ये भी चीज एक रहती है। तो इस वजह से उन्होंने वो सारे जो उन्होंने प्रबंध किए उसकी जानकारी दी, ऊपर होने वाले खतरों की जानकारी दी, सभी कुछ उन्होंने बताया। दूसरा प्रश्न है, हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात मतलब स्नोफॉल, स्नोफॉल किस तरह से होता है? तो देखिए क्या है, हिमपात प्रायः बर्फ के भुरभुरे कणों के अस्थायी तरीके से गिरने के कारण होता है। अब जैसे आपको ऐसे समझना, ठीक है, पानी बरसता है
अब पानी क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है तो गिरता है वो, ठीक है। अब हम सभी ने बारिश देखी होगी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्नोफॉल नहीं देखा, जैसे मैंने भी स्नोफॉल नहीं देखा है, ठीक है। अब स्नोफॉल क्या होता है, स्नोफॉल उन जगह होता है जहां टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो जो पानी जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। वहां पे हवा भी जो है वो क्रिस्टल, और ये क्रिस्टलाइज बहुत हैवी वे में नहीं होती, ये बहुत ही लाइट वे में होता है। बर्फ क्या है, वो बहुत लाइट वे में बनती है। अब वो लाइट छोटे छोटे जो है भुरभुरे से तरीके से गिरती है। तो कभी भी आपको फ्यूचर में हिमपात तो आप देखोगे ही देखोगे, तो देखना वो बहुत अच्छा होता है, एकदम लाइट वेटेड। पानी को तो जैसे आप लोगे तो भारी होगा, नहीं, स्नो जो होता है वो बहुत लाइट होता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्रायः हलचल होती है। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि बर्फ तो भुरभुरी होती है, लेकिन ग्लेशियर में जो बर्फ होती है वो सॉलिड होती है। क्या होती है, वो पत्थर सी होती है। अब चूंकि ग्लेशियर में चलती रहती है, अब चलने से क्या होता है, वो अस्थायी होती है, वो कभी भी टूट के गिर सकती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं। प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा, भाई कभी कभी रास्ते से मान लीजिए बह रही है और रास्ते टकराई तो पत्थर फड़फड़ा, पत्थर क्या मतलब, वो बर्फ जो है सॉलिड में होती है, वो फड़फड़ा कर गिरने लगती है। जमीन पर दरार पड़ने के साथ साथ यह गहरे चौड़े हिमविदर का रूप धारण कर लेती है। हिमविदर यानी कि दर्रे पड़ने लगते हैं, बड़े बड़े गहरे गहरे दर्रे पड़ते हैं। इन हिमविदरों में कई पर्वतारोहियों की जानें चली गई हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे हमें अब क्या, आप चल रहे हो, आपको पता है कि इस जगह पे खड्डा है, इस जगह पे खड्डा नहीं है। अब चूंकि ग्लेशियर जो बह रहा है वो परिस्थितियों को बदलता रहता है। अब बर्फ गिरेगी तो उस जगह चीजें टूट जाती हैं और बहुत बड़ा दर्रा यानी कि गैप बन जाता है। अब गैप बन जाता है तो अब किसी को अंदाजा नहीं है, उसके ऊपर फ्रेश बर्फ गिर गई तो आप दर्रे के अंदर चले जाओगे। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो पर्वतारोही चलते हैं वो एक दूसरे से रस्सी से अपने आप को कनेक्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का पैर फिसला या कोई कहीं गिरा तो आगे पीछे वालों को पता चल जाता है कि नहीं, हमारे साथ वाले, क्योंकि हमारी रस्सी खींचेगी, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी के साथ कुछ हुआ है। तो इसीलिए इन पर्वतों पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर रास्ते अस्थायी होते हैं, ग्लेशियर चलते रहते हैं, तो वहां के परिदृश्य बदलते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखिका के तंबू पर गिरे बर्फ के पिंड से किस तरह का नुकसान पहुंचा। अब चूंकि ग्लेशियर का ही एक बहुत बड़ा पिंड लेखिका के तंबू पर गिरा था और लेखिका मगर इससे बाल बाल बच गई थी, लेकिन उसके नीचे दब गई थी, जिनको लोब्सांग ने उनसे निकाल लिया था, है ना। एक लंबा बर्फ का पिंड लेखिका के कैम्प के ठीक ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया था। लोहोत्से ग्लेशियर जो था ना, उससे टूटा और लेखिका का जहां कैंप बना हुआ था उसी के ऊपर आकर गिरा। उससे विशाल हिमपुंज बन गया। हिमपुंज का मतलब क्या होता है, अब जैसे ग्लेशियर से टूटा, गिरा, गिरने के बाद क्या होता है, वो टूट जाता है। अब ग्लेशियर जैसे ही गिरे, ग्लेशियर का वहां से तो सॉलिड गिरा, अब जब वो टूटेगा तो वो बिखर जाएगा, और बिखरने के साथ क्या हुआ, कैंप उसी के नीचे दब गया। लेखिका के कैंप के ऊपर पूरा ऐसे करके पिंड बन गया, पूरा इस तरीके से, और बीच में उनका कैंप था। हिमखंडों और बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ का विशाल खाई पुंज भीषण गर्जना के साथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भांति शिविर से टकराया था। अब उसमें आवाज भी बहुत होती है, ये मत सोचिए कि चुप क्या की गिर गया, उसमें आवाज भयंकर होती है। इससे पूरा कैंप तहस नहस हो गया था। क्या हुआ था, पूरा कैंप तहस है, क्योंकि भाई जहां पर रुकने के लिए जो अस्थायी कैंप बने हुए थे उन पर गिरा। अब कैंप तो ठप हो जाएगा ना, ठप हो जाएगा। अब उसी के अंदर लेखिका, लोमसाम सभी लोग फंस गए थे। अब लोमसांग ने थोड़ा सा समझदारी दिखाई, अपनी स्विस छुरी निकाली, उससे कैंप काटा, फिर बर्फ को काटा और कहीं जाकर तब लेखिका की जान बच पाई थी। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। अब क्या हुआ था, नीचे लोग घायल हो गए थे। अब इन लेखिका को बढ़ना था ऊपर, लेकिन लेखिका ने क्या किया, उन्होंने ये तय किया कि मैं अपने साथियों की मदद करने के लिए नीचे उतरूंगी।
तो वो बॉटल में गर्म पानी और चाय वगैरह भर के नीचे आई अपने बाकी सहयात्रियों की मदद के लिए। तो कि यही देखकर हक्का बक्का रह गए कि भाई तुम्हारी जो यात्रा का जो एंड है वो है तुम्हें ऊपर जाना, लेकिन तुम वापस पलट कर आ रही हो। ये चीज देखकर कि हक्का बक्का रह गए थे। लेखिका को अपने दल के अन्य सदस्य जय की तथा मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। चूंकि लेखिका साउथ कोल अपने सहयोगियों से पहले पहुंच गई, ठीक है, बाकी जो उनके यात्री थे उससे पहले वो पहुंच गई थी, इसीलिए वह अपने साथियों की सहायता हेतु पुनः दुर्गम पहाड़ियों से नीचे उतरी। जो मुश्किल रास्ता वो उन्होंने पहले पार कर लिया, तो उन्हें लगा कि भाई उन्हें अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, तो वो फिर उस मुश्किल रास्ते में फिर वापस आई ताकि वो मीनू, जय और की मदद कर सके। जब वह की के सामने पहुंची तो वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि लेखिका इतने दुर्गम रास्तों को पार कर यहाँ दोबारा आ पहुंची। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई इतनी मुश्किल चढ़ाई है, व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हम लोग की मदद करने के लिए वापस उतर के आई, वो भी इतना मुश्किल रास्ता। तो यही देखकर कि हक्का बक्का रह गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए उनका वर्णन कीजिए। अब मैंने बताया ना कि भाई बेस कैंप से ऊपर तक पहुंचने के लिए रास्ते में कई कैंप्स बनाए जाते हैं ना। तो अब आपको बताना है कि बेस कैंप से ऊपर तक कितने कैंप बनाए गए थे और उनकी क्या स्थिति थी। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे, जैसा कि मैंने बताया था, है ना। कितने बने थे? कुल 5 कैंप बने थे। पहला बेस कैंप था जो काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था। पहला कैंप कौन सा था? बेस कैंप था। इसका संचालन कर्नल खुल्लर कर रहे थे। इसके अतिरिक्त कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 तथा कैंप 4 थे, ठीक है। तो एक बेस कैंप और उसके ऊपर 4 कैंप और लगाए गए थे, जो 1, 2, 3, 4 थे, ठीक है। और चौथा कैंप कहाँ पे था आपका? साउथ कोल, जो कि 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। कैंप 1 हिमपात के ऊपर 6,000 मीटर की ऊंचाई पर था। तो कैंप 1 कहाँ था? 6,000 मीटर की ऊंचाई पे था, जो खुम्बू हिमपात के जस्ट ऊपर बनाया गया था। कैंप 2 में शेरपा के पैर की हड्डी टूट गई थी। कहाँ हुआ था? शेरपा पैर की हड्डी टूटी थी जहां पर हिमस्खलन हुआ था, उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया। कैंप 3 लोहत्से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। लोहत्से पहाड़ी क्या? जो प्लेन सरफेस था वहां पर उसको बनाया गया था। फिर आते हैं कैंप 4 समुद्र तट से 7,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था, जो कहां पर था? साउथ कोल पे था। अंतिम दिन की चढ़ाई के लिए साउथ कोल तथा शिखर कैंप बनाए गए थे। उसके बाद जो बनाए गए थे वो कैंप जो टेम्परेरी बनाए गए थे कि भाई हमें अब शिखर की, तो वो साउथ कोल और शिखर कैंप के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 6 है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जब चढ़ाई चढ़कर वहां पहुंचे तो एवरेस्ट की चोटी की स्थिति यहाँ थी कि वहां पे 2 लोग आसानी से खड़े नहीं हो सकते थे, है ना, इतनी भी जगह नहीं थी। तो देखिए क्या है, एवरेस्ट की चोटी पर जमी हुई बर्फ, सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। अब चूंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर भाई लोग आएंगे ही जाएंगे नहीं, दूसरा पहाड़ की चोटी है तो ढलान तो एकदम सीधी होगी, ठीक है। दूसरा जो नई गिरी हुई बर्फ है वो भुरभुरी है और जो पहले से बर्फ जमी है वो सख्त है। अब क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे 12 महीने बर्फ रहती है, वहां पे बर्फ पिघलती नहीं है। जैसे आप नीचे के साइड में आओगे तो बर्फ पड़ी, कुछ टाइम पे पिघल जाएगी, फिर दोबारा गिरेगी, फिर पिघल जाएगी, लेकिन माउंट एवरेस्ट जिस ऊंचाई पे है वहां हमेशा 12 महीने बर्फ रहती है। तो जो पुरानी बर्फ होती है वो सख्त हो जाती है और स्लिपरी भी हो जाती है, और जो नई गिरती है वो भुरभुरी बर्फ रहती है। तो पुरानी बर्फ कैसी हो जाती है? एकदम चिकनी चट्टान जैसी हो जाती है। वही चीज उन्होंने बोली, तो वो मानो शीशे की चादर लग रही थी। अब चूंकि वो सख्त है, चिकनी है और ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगी, तो वो कांच की समय लगती है। लेखिका को बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना। अब मैंने कहा ना कि वहां पर जो पुरानी बर्फ है वो चट्टान जैसी है, तो अब उसको तोड़ना भी आसान नहीं, तो उसके लिए फावड़े का इस्तेमाल लेखिका ने किया था। जमी बर्फ इतनी सख्त थी कि फावड़ा काफी ताकत से चलाना पड़ता था, बहुत ताकत से।
ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरी बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे, जिससे दृष्टता शून्य तक पहुंच गई थी। अब ऊपर क्या है, हवा भी बहुत तेज चल रही थी, उससे जो फ्रेश गिरी हुई बर्फ थी वो उस हवा के साथ पूरे एनवायरनमेंट में उड़ रही थी, सब जगह उड़ रही थी, जिससे आपकी विजिबिलिटी पूरी तरीके से डाउन थी, यानी कि आप वहां से दूर तक नहीं देख सकते थे। आपकी दृश्यता का मतलब क्या है कि विजिबिलिटी। हम किससे थे, जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि हम लोग यहाँ फॉग पड़ता है, तो फॉग पड़ने से क्या होता है, हम लोग ज्यादा दूर तक तो नहीं देख पाते हैं ना, नहीं देख पाते, तो वो होती है विजिबिलिटी का डाउन हो जाना। तो वो दृश्यता थी ही नहीं, विजिबिलिटी थी ही नहीं कि वो इतनी दूर तक दिखाई देती। प्रश्न संख्या 7 है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री पाल के किस कार्य से मिलता है। अब देखिए, ये जो एवरेस्ट की यात्रा करी जा रही थी, एवरेस्ट पे जो चढ़ाई हो रही थी, इसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए चल रहे थे। क्योंकि अगर हम ये सोचिए कि हम अकेले हम चढ़ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। जब हमें लेनी पड़ती है तो हमें औरों की मदद करनी भी पड़ती है ना। तो ये आपको बताना है कि बचेंद्री पाल ने इसमें कैसे काम किया। बचेंद्री पाल का इस सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये था कि जब वो अपने सहयात्रियों से पहले पहुंच गई थी तो फिर वापस आई थी अपने सभी यात्रियों की मदद करने के लिए, है ना। तो देखिए क्या है, बचेंद्री पाल ने आरोहण क्षमता के साथ साथ सहयोग भावना का भी प्रदर्शन किया। आरोहण मतलब माउंटिंग, या जो माउंटिंग कह रहे हैं मतलब जो पर्वतारोहण चढ़ने की जो कला होती है, उसके साथ साथ मिलजुल कर काम करने की जो भावना होती है उसका भी परिचय दिया। बचेंद्री अपने सहयोगियों के प्रति बेहद समर्पित थे, जो उनके साथी थे, जिनमें जय, मीनू और की थे। साउथ कोल कैंप पर पहले पहुंच जाने के पश्चात भी बचेंद्री पीछे आ रहे अपने सहयोगियों जय की और तथा मीनू की सहायता हेतु उस दुर्गम मार्ग से वापस आई। यानी कि वो सबसे पहले साउथ कोल वाले कैंप पे पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें लगा कि अरे उनके साथी तो पीछे रह गए, तो उन्हें लगा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो फिर से गर्म चाय पानी ये सारे जो है वो थर्मस में भर के और वापस आई थी, है ना। इसके अतिरिक्त वापस आई और उनकी सहायता की। तीनों बचेंद्री के इस साहस को देखकर गदगद हुए थे कि भैया हम अगर चढ़ जाते इतना मुश्किल रास्ता तो हम वापस ना आते, क्योंकि हमें तो और आगे जाना था। तो ये चीज देखकर तीनों जय की और मीनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए थे और खुश भी हुए थे। इसके अतिरिक्त वह अंगदोरजी, जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, के साथ चढ़ाई करने को इसलिए राजी हुई क्योंकि चढ़ाई के समय अंगदोरजी के पैर इतने ठंडे हो जाते थे कि लौटकर आने में मुश्किल होती थी। ऐसे में बचेंद्री उनकी सहायता हेतु चल पड़ी। तो अब देखिए, अब क्या होता है ना, ऑक्सीजन हमारे शरीर में हमारे शरीर को गर्म रखती है, ठीक है, और हमारे ऑर्गन्स को बराबर प्रॉपर गर्माहट देती है, जिसकी वजह से हमारा अंदर का सिस्टम चलता रहता है। अब क्या हुआ, आप जितने ऊंचे जाओगे आपको ऑक्सीजन की कमी कम होगी, ऑक्सीजन वहां ऊपर नहीं मिलती है। अब अंगदोरजी जो चढ़ रहे थे, जो यहाँ पर थे, वो बिना ऑक्सीजन के ऊपर तक चढ़ाई करते। अब जब ऑक्सीजन के बगैर चढ़ेंगे तो आपके जो हाथ पैर हैं वो ठंडे होने लगते हैं। तो बचेंद्री को इस चीज की पूरी तरीके से नॉलेज थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंगदोरजी के साथ चढ़ेंगे ताकि जब उनके हाथ पैर ठंडे हों तो हम उनको मदद दे सकें, है ना। तो इसलिए आपने देखा कि जगह जगह उनके अंदर वो सहयोग की भावना थी। अब हम आ गए गा पर। गा में क्या दिया गया है, गा में हमारे पास अब कुछ वक्तव्य आएंगे। इन वक्तव्यों का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है लेखक यानी कि लेखिका क्या कहना चाह रही है, वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित के आश्रय स्पष्ट कीजिए। आश्रय मतलब इनका इसके पीछे का भाव क्या है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये वक्तव्य कर्नल खुल्लर ने कहा था जब एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी और 4 शेरपा कुली घायल हो गए थे, और इसकी खबर जब बचेंद्री, जय की और मीनू को मिले तो ये सभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। तो इनकी उदासी को दूर करने के लिए कर्नल खुल्लर ने ये बात कही
कि भाई देखिए, जब हम इस तरीके की कोई अभियान करते हैं, वो भी एवरेस्ट जो सबसे उच्चतम चोटी है, तो इन कठिनाइयों के बीच अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और किसी की मृत्यु होती है, तो उसे हमें सहजता से, आसानी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल कामों में ही बाधाएं आती हैं, ना। तो देखिए क्या है, जैसे ही लेखिका और उसके सहयोगी पर्वतारोहियों को ये पता चला कि हिमस्खलन से शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हो गए हैं, तो सबके मुख पर मृत्यु का अवसाद था, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं इस चीज का दुख था कि अरे ये घटना घट गई। कर्नल खुल्लर ने पर्वतारोही दल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि एवरेस्ट को जीतना दुनिया को जीतना है, क्योंकि भाई ये पूरी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, तो अगर हम इस पर चढ़ते हैं यानी कि इसको जीतते हैं, तो ये दुनिया को जीत लेने के लिए। अब दुनिया को जीतना कोई इतना आसान काम तो नहीं हो सकता। यह एक महत्वपूर्ण एवं दुस्साध्य अभियान है, यानी आसान नहीं है, मुश्किल है। इस अभियान में जान को भी खतरा रहेगा। जो इन सब की चिंता किए बिना प्रयास करेगा सफल होगा। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ सकता है। सच्चा पर्वतारोही इस सत्य के साथ ही अपना अभियान प्रारंभ करता है। अगर आप इस सत्य को समझ लेते हो कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है और इस तरह की घटनाएं होंगी और लोगों की मृत्यु होगी, अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हो तो इस पर्वत को फतह करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप ये समझोगे अरे ये हो सकता है, यानी कि मन में एक डाउट या डर बना के रखोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके कदम उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डाउट आपके दिलो दिमाग पर पहले से छाया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। देखिए, जब ये पर्वतारोहण शुरू हुआ तो उससे पहले ही सबको ऊपर आने वाले खतरों के बारे में बता दिया गया था कि ऊपर जो कुछ अभी है उनमें बदलाव होगा। मतलब जो दरारें हैं वो बढ़ सकती हैं, खुल सकती हैं, नई दरारें पड़ सकती हैं, और जो दरारें पड़ी हैं वो बर्फों से ढक सकती हैं, जिनमें आगे गिरकर मरने की या फंसने की आशंकाएं हैं। तो इस तरीके से बताया गया कि प्रतिदिन इस तरीके से ऊपर हिमस्खलन होते रहेंगे, हवाएं तेज चलेंगी, सारी खतरों से आगाह कराया जा रहा था। तो ये सारी चीजें सोचकर कहीं ना कहीं एक मन में थोड़ा सा डर उत्पन्न होने लगता है। शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु से निराश पर्वतारोहियों में से एक लेखिका भी ग्लेशियर पिघलने तथा हिमखंडों के अनियंत्रित रूप से गिरने से भयभीत थी। अब देखिए, ये पर्वतारोहण कब शुरू हुआ था? मई में। मई अगर आप मैदानी इलाकों में आइए तो वो गर्मी के दिन होते हैं, लेकिन पहाड़ों पे भी इस समय टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही रहता है, लेकिन बनिस्पत बाकी सर्दियों के दिनों में वहां पर गर्मियां शुरू हो जाती हैं, तो बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है, ढीली होने लगती है। तो ग्लेशियरों में क्या होता है, बहाव तेज हो जाता है। जो अभी ठंड के समय में ये बहाव धीमे धीमे हो रहा था, जैसे ही गर्मियां पड़ती हैं ये बर्फ ढीली होती है और इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। घर्षण से बर्फ के टुकड़े टूटते हैं और वो बाकी जगहों पर गिरते हैं, तो उनके आसपास के एरिया बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। अब इनकी चढ़ाई के रास्ते में लोहत्से ग्लेशियर आने ही वाला था, तो ये सारी चीजें उनको पता थी कि ऊपर का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। उपर्युक्त पंक्तियां बर्फीले इलाकों में रहने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में बताई गई हैं। बर्फीले इलाकों में जो भी परिस्थितियां हैं वो ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रहती। आपको अभी वेदर क्लियर लग रहा है, साफ लग रहा है, और विद इन 5 मिनट सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो किस तरीके से ये परिवर्तन होते हैं बहुत तेजी से, इसके बारे में आगाह कराया गया।
कभी कभी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण इन दरारों के बीच इतनी गहरी खाई बन जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मान लीजिए जैसे बर्फ चलती है, नदी में बर्फ चल रही है, अब चलने के कारण क्या होता है, कभी कोई बर्फ आगे हो गई, कभी पीछे रह गई, टूट के गिर गई, तो बीच के जो गैप्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बढ़ने के नतीजे से क्या होता है, कभी कभी उनके बीच लोग गिर भी जाते हैं। मान लीजिए ऊपर एक परत जमी हुई है और नीचे गहरी दरार है, ऊपर से तो आपको दरार नहीं दिख रही है, आप उस दरार के ऊपर चढ़े और धम से नीचे, अब वो इतनी गहरी नीचे तक होती हैं और बराबर बर्फ चल रही है, तो उसमें आप कब पिस के मर जाओगे नहीं पता चलता है, गिरोगे मर जाओगे, है कि नहीं। गहरी खाई बन जाती है, यदि कोई व्यक्ति इसमें गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेखिका इस बात से भयभीत थी कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह और उसके सहयोगी पर्वतारोही हर क्षण खतरे में घिरे रहेंगे। उन्हें यह पता था कि ऊपर जाके कंडीशन बहुत ही ज्यादा बदलने वाली है, जब बदलेंगी तो ना जाने क्या कंडीशंस होगी। अब इन कंडीशन का सामना करना भी आसान नहीं है, ठीक सी बात है ना कि भाई इतना अगर बुरी कंडीशंस हो रही हैं तो इनमें जाहिर सी बात है इनको सामना करना इतना आसान नहीं है, आगे जाकर हमें ये सारे खतरों के सामने करने पड़ेंगे। इस चीज को कहीं ना कहीं लेखिका को एक भय मन में पैदा कर रहा था। प्रश्न संख्या 3 है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली। मैंने इसको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। ये बात लेखिका ने कब कही, जब वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। तो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले ईश्वर का ध्यान आया कि भाई उन्होंने बगैर किसी नुकसान के हमें ऊपर पहुंचा दिया। तो उन्होंने दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली, लाल कपड़े में लपेटी और बर्फ में रख दी। और उसके बाद उन्हें अपने माता पिता कि मेरे माता पिता ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, मुझे इतना मजबूत रखा कि मैं यहाँ ऊपर तक पहुंच पाई, है ना। जैसे ही लेखिका अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के साथ एवरेस्ट की सर्वाधिक ऊंची चोटी पर पहुंची तो वह रोमांच से भर उठी। उसने श्रद्धा एवं उमंग से भरकर अपने साथ लाई मां दुर्गा का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा पढ़ी और इन्हें साथ में लाए लाल कपड़े में बांधकर एवरेस्ट की चोटी की बर्फ में दबा दिया। उसकी चोटी में जो बर्फ थी, सबसे ऊपर हमने बताया ना कि ऊपर खड़े होने की भी जगह नहीं थी, बर्फ तो थी, तो वहां पर दबा दिया। भगवान के स्मरण के पश्चात लेखिका ने विजय एवं उल्लास के इस महत्वपूर्ण मौके पर माता पिता को याद किया कि भाई इतनी खुशी के दिन है तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, अपने नजदीकियों को याद करते हैं। तो सबसे पहले किसको याद किया, अपने माता पिता को। इस विजय में लेखिका ने भगवान और अपने माता पिता को बारी बारी से नमन किया कि भाई इतने मुश्किल रास्तों पर हमें ऊपर तक आप लेकर आए, आपने मुझे ये अचीवमेंट दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को किया और फिर उसके बाद अपने नजदीकी, अपने जन्मदाता, अपने माता पिता को नमन किया। अब हम आ गए हैं भाषा अध्ययन पे। तो अभी तक हम लोगों ने कई तरीके के प्रश्न देख लिए जो कि हमारे संबंधित थे इस अध्याय से। अब कुछ थोड़ा सा हम व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय से संबंधित कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न भी हैं, इनको देखते हैं। ये हमारे किस में आएंगे, भाषा अध्ययन सेक्शन में आएंगे। देखिए क्या है, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ लेकर दीजिए। निहारा है, निहारना मतलब होता है देखना है। तो पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिन्हें पाठ के संदर्भ से ही व्याख्या देनी। अब पहला शब्द क्या है, निहारा है। तो निहारा का मतलब क्या है, प्रसन्नता पूर्वक देखना। हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम निहारते रहते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है, तो उसे क्या करते हैं, निहारना, यानी कि बहुत खुश होकर देखना। बचेंद्री पाल ने हिमालय की शोभा को जी भरकर निहारा, यानी कि वो बहुत खुश होकर जिस पर चढ़ने के लिए वो स्वप्न लेकर आई थी उसको बहुत प्रसन्नता के साथ देख रही थी। नेक्स्ट है धसकना। धसकना मतलब कोई चीज जो है गिर जाना उसमें, तो नीचे धसना। धसकना का मतलब होता है कोई चीज नीचे धसती चली जाए, गिरती चली जाए। धरती का कुछ हिस्सा नीचे की ओर धसक गया, यानी कि जैसे हम लोग जाते हैं तो वो आगे का हिस्सा क्या हुआ, नीचे की तरफ चला गया, तो वो धसक गया। नेक्स्ट आते हैं खिसकना। खिसकना मतलब क्या होता है, चीज अपनी जगह से हिल जाती है, सरकते हुए गिरना। ठीक है, सरकना मतलब क्या होता है, जो कोई चीज धीरे 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 ऐसे सरकती हुई जाए।
हिमपात भारी होने पर बड़े बड़े हिमखंड भी खिसक जाते हैं। अब ऊपर से बर्फ पड़ती रहती तो क्या होगा, वो भारी होती जाएगी ना धीरे धीरे, फिर वो नीचे से जो हिमखंड जिसके ऊपर था वो धीरे से सरक जाता है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ गिर जाता है। सागर माथा एवरेस्ट का नाम है ना, समुद्र का माथा है ना कहा गया है, तो इसका मतलब क्या है, समुद्र का मस्तक एवरेस्ट का दूसरा नाम, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, सागर माथा। बचेंद्री पाल ने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले एवरेस्ट को देखा, जो नेपालियों में सागर माथा नाम से प्रसिद्ध है। तो नेपालियों में जो है वो एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, समुद्र पूरी पृथ्वी पर है, आपका 70% है, तो उसमें भी सबसे ऊंचा पार्ट हमारा क्या होता है, वो एवरेस्ट है। जिस तरीके से हमारे शरीर का सबसे ऊंचा पार्ट हमारा क्या होता है, हमारा माथा, सर होता है, तो इसीलिए एवरेस्ट को सागर माथा कहा गया है। जायजा लेना मतलब चीजों का मुआयना करना, देखना, इंस्पेक्शन करना जिसे हम बोलते हैं, मूल्यांकन करना या जांच परख करना। साथ में एक अग्रिम दल सारी परिस्थितियों का जायजा लेता था। अग्रिम दल यानी कि जब हम चढ़ाई, बचेंद्री पाल का दल जब चढ़ने के लिए कर रहा था तो उससे पहले ही एक दल ऊपर भेजा जा चुका था जो पूरी परिस्थितियों को की जांच परख कर रहा था। नौसिखिया यानी कि जिसने नया नया कोई काम शुरू किया हो, जब बचेंद्री पाल को नौसिखिया कहा गया है ना, है तो वो चीज। अनाड़ी या अनजान, जिस भी काम में हम चल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अनाड़ी या अनजान। तेंजिन के सामने बचेंद्री पाल नौसिखिया ही थी। तेंजिन कई बार जो है वो क्या माउंट एवरेस्ट पे जा चुके थे, और बचेंद्री पाल तो पहली बार चढ़ रही थी, तो उन्हें क्या कहा गया है, उन्होंने अपने आप को नौसिखिया ही कहा, क्योंकि वो इनकी पहली एवरेस्ट यात्रा थी। अब हम आ गए दूसरे प्रश्न पे। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखिए आपके सिलेबस में विराम चिन्ह वाला टॉपिक है व्याकरण में, तो विराम चिन्ह में सिर्फ पूर्ण विराम या अल्प विराम नहीं आते, इसके अलावा आपके बहुत सारे चिन्ह आते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कैसे लगाएंगे। वैसे तो मैं इसका टॉपिक आपको बाद में क्लियर करूंगी, बहुत सारे तरह के विराम चिन्ह बताऊंगी और उनका सही इस्तेमाल भी बताऊंगी, लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर से रिलेटेड है उन्हें आप देखिए। क्या दिया गया है, उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो आप इसमें देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई भी आपका जो है विराम चिन्ह नहीं लगा। अब जैसे यहाँ पे कहा उन्होंने कहा, तो यहाँ कॉमा होगा, फिर उन्होंने जो कहा वहां से आपका उद्धरण चिन्ह शुरू होगा, ठीक है, यानी कि आपका इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, पूर्ण विराम आएगा, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, क्लोज होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, उन्होंने कहा, देखिए डैश लगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, पूर्ण विराम, आपका अवतरण चिन्ह, अंत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम भयभीत थी। अब इसमें तो सीधे सीधे क्या आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए क्या है, क्या तुम भयभीत थी, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगा दिया। फिर आते हैं, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर भी क्यों ली जो दिया जा रहा है वहां पर भी आपका क्वेश्चन मार्क है, और ली के बाद आपका अल्प विराम। तो यहां पर आप देख रहे हैं तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली, यहां पर अल्प विराम आया क्योंकि हम जरा देर रुकते हैं। फिर बचेंद्री के बाद चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे सीधे ये आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आ गए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्या दिया, टेढ़ी मेढ़ी। अब इसे आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। देखिए क्या है, टेढ़ी मेढ़ी का वाक्य क्या होगा, वैष्णो देवी जाने की राह अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी थी। तो आपको अपने हिसाब से बनाना, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से भी इसका कुछ और तब्दीली करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हक्का बक्का, यानी कि मतलब पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाना किसी चीज को देखकर। तो क्या है, सामने पिताजी को देखकर वह हक्का बक्का रह गया, एकदम आश्चर्य, जो हम कोई चीज जब एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाती है, तो उसको देखकर हम क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गहरे चौड़े, यानी कि बहुत गहरे और पूरे, मतलब डीप एंड विर्थ दोनों ही चीजें उसमें थी।
तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, घाटी से होकर जाते समय बस गहरी चौड़ी खाई में गिर गई। क्या हो गई, बस गहरी और चौड़ी खाई में गिर गई, ये चीज बताई गई। फिर आते हैं इधर उधर। अब इधर उधर जाने के लिए बोला जाता है शब्द युग में, तो हम क्या बोलेंगे, पुलिस के पूछने पे चोर इधर उधर देखने लगा। अब उसे पता नहीं कि भाई क्या कहा जाए, क्या उत्तर दिया जाए, उसे आंसर नहीं था, तो वो बेचारा इधर उधर देखने लगा। आस पास, अब इस शब्द का क्या होगा, भारी पत्थर गिरने के समय संयोग से कोई भी आसपास नहीं था, यानी कि उस समय उसके जब पत्थर गिरा तो उधर मतलब वहां पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो उसको भी चोट लग सकती थी ना, तो वो चीज। लंबे चौड़े, यानी कि आपका लॉन्ग एंड विर्थ, ये चीज बताई गई, ठीक है। तो देखिए क्या है, वह देखने में लंबे चौड़े पहलवान जैसा लग रहा था, मतलब उसकी कद काठी कहती है, काफी लंबा काफी चौड़ा, यानी कि हष्ट पुष्ट जो जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आप हल्क से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, लंबा है चौड़ा है, उस तरीके से बड़ा हुआ शहर। अब आते हैं उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। अब आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको विलोम लिखने। इसमें उदाहरण में एक आपको दिया गया है अनुकूल, जिसका आपका विलोम क्या रहेगा, प्रतिकूल। अनुकूल यानी कि जो हमारे अनुसार हो, प्रतिकूल जो यानी कि हमारे अनुकूल मतलब हमारे हिसाब से ना हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नियमित का क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिया है नियमित, अनियमित। विख्यात मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर पहला नियमित, अनियमित, विख्यात, कुख्यात। कुख्यात मतलब क्या होता है, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, और कुख्यात का मतलब क्या होता है, जो बुरा प्रसिद्ध होता है। आरोही, अवरोही, निश्चित, अनिश्चित, सुंदर, कुरूप। तो यहाँ पर सुंदर असुंदर या खराब या सुंदर का कुरूप भी आप लिख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी आपके सिलेबस में है, उन्हें भी मैं समझाऊंगी। तो आपने क्या होता है, मूल शब्द होते हैं, उसके पहले हम कुछ शब्दांश लगाते हैं, जिससे आपका पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जैसे वास है, वास का मतलब क्या होता है, वास का मतलब होता है कहीं पर बसना, ठीक है, रहना। अब इसके आगे हमें क्या लगाना है, कुछ शब्दांश लगाएंगे, जिससे नया शब्द बनेगा और वो वास के अर्थ से पूरी तरीके से विपरीत होगा। अब जैसे वास के आगे हम उप लगा दें तो क्या हो जाएगा, उपवास। वास मतलब क्या होता है, कहीं पर रहना। अब जब हम उसको उपवास कर देंगे, उपवास का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा व्रत, यानी कि निराहार रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वास के साथ हम क्या लगाएंगे, निवास या सुवास, ठीक है। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, निवास, निवास मतलब वहां पर हमेशा के लिए रहना, सुवास, फिर है उपवास, बहुत कुछ बनता है। अब व्यवस्थित, व्यवस्थित के आगे आ लगा दीजिए, अव्यवस्थित, सु लगा दीजिए, सुव्यवस्थित, है ना। तो देखिए क्या है, अव्यवस्थित और सुव्यवस्थित। फिर आते हैं कूल, कूल के आगे प्रति लगा दो, प्रतिकूल, है ना, अभी हम लोगों ने किया था ना। कूल के आगे अगर हम प्रति उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाएगा, प्रतिकूल, अनुकूल। फिर आते हैं गति, तो गति के आगे हम क्या लगा देंगे, आपका अगति लगा सकते हैं, सदगति लगा सकते हैं, दुर्गति लगाते हैं, विभूति लगाते हैं, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। फिर आते हैं रोहण, रोहण के आगे आ लगा दो, आरोहण, है, अव लगा दो, अवरोहण, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो देखिए क्या है, आरोहण, अवरोहण। फिर आते हैं रक्षित, रक्षित में हम क्या लगा देंगे, अरक्षित, सुरक्षित, ठीक है। चलिए, अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपके पास जो ये ब्लैंक्स आए हैं, इनमें कुछ क्रिया विशेषण शब्द लगाने हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला दिया है, मैं डैश यह कार्य कर लूंगा, तो अब यहाँ पर क्रिया क्या है, कर लूंगा। अब इसके साथ जो भी ब्लैंक में आप भरोगे वो क्या रहेगा, क्रिया विशेषण रहेगा। तो देखिए क्या है, मैं सुबह तक कार्य कर लूंगा, तो कार्य कब तक किया जा रहा है, सुबह तक। अब सुबह क्या बता रहा है, समय बचा रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिससे भी हमें किए गए कार्य के समय का पता चले, वो आपका क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आते हैं, बादल घिरने के डैश ही वर्षा हो रही थी,
तो यहाँ पर क्या दिया, बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा हो गई ये क्रिया है। कब हो गई, ये बादल घिरने के बाद, तो ये भी समय को बता रहा है, तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आते हैं, उसने बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली। अब यहाँ पर क्या है, उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। तो क्रिया क्या है, तरक्की कर लेना। अब वो कब कितने समय में उसने कर ली, बहुत कम समय में, तो वो भी उसकी क्या बता रहा है, आपको समय को बता रहा है। फिर आते हैं, नाटकेसा को डैश गांव जाना था। अब यहाँ पर कौन से गांव जाना था, अगले गांव जाना था, तो ये स्थान को बता रहा है, गांव। अब यहाँ पर जाना था क्रिया है, कहाँ जाना था, अगले दिन जाना था। तो वो क्या, वो भी आपको क्या बता रहा है, वो वहां पर अगले दिन जाने की बात कर रहा है, तो वो हमारे किसको बता रहा है, वो भी समय को बता रहा है। तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर के यानी कि बचेंद्री पाल जी के जो शिखर यात्रा थी माउंट एवरेस्ट पे, उसको हमने पूरा समझा और उससे संबंधित जितने भी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो सभी हमने आपको कंप्लीट कराए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में, जहां पर हम शरद जोशी द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी पढ़ने वाले हैं, तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि उनके घर आ तो गए हैं पर जाने का नाम नहीं ले रहे, और उसको भगाने के लिए हमारे लेखक कितने तरह तरह के इशारे कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।